स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने पहले भाग में देखा कि जो भानुदत्त है उसने अनशन किया था और वह अ, जो कुमारी सेवा भाई है, वह जो स्त्री है उसने तारा की शिकायत प्राइम मिनिस्टर से की थी। और जो सब लोग जो थे दफ्तर में वह तारा का समर्थन कर रहे थे और बोल रहे थे कि गरीब मारी जाएगी। इसके आगे का भाग आप भी देखेंगे। भानुदत्त के झगड़े की बात डॉक्टर श्यामा ने भी सुनी थी। उसने तारा को फ़ोन किया, मिस सेवा भाई ज़रा गुस्सैल है पर दिल की बुरी नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, तुम भी उससे जाकर बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। यानी वह जो बात है वह मिस श्यामा जो थी, श्यामा को भी बात चल गई थी और श्यामा ने तुरंत तारा से कॉल किया, फ़ोन किया और वह कहा कि मैं थोड़ी वह सेवा भाई जो है वह थोड़ी सी गुस्सैल है, गुस्सैली स्वभाव की है। मैं उसको जाकर बात करूंगी, समझाऊंगी और तुम भी जाकर बात करना, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कह रही है। तारा ने स्वीकार नहीं किया। तारा ने नौकरी छोड़ देने की तैयारी कर ली। यानी तारा ने नौकरी छोड़ने की तैयारी कर ली। उसके पास पर्याप्त रुपया था। विश्वास था स्कूल कॉलेज में कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। वह अपमान सहने के लिए तैयार न थी। यानी तारा अपमान सहने के लिए तैयार न थी और उसने निश्चय किया था कि वह नौकरी छोड़ देगी और कहीं स्कूल कॉलेज में उसको नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसा उसने निश्चय किया था। मंगलवार की संध्या नरोत्तम जो है वह मंगलवार की संध्या नरोत्तम दरियागंज आकर तारा को क्लब ले गया। रावत कुछ लोगों से घिरा बात कर रहे थे। नरोत्तम और तारा अलग से बात कर सकने के अवसर के लिए एक और खड़े हो गए थे। यानी मंगलवार की संध्या जब वहाँ रावत साहब आए, क्लब गए नरोत्तम और तारा, और वहाँ रावत साहब क्लब में थे और लोगों से घिरे हुए थे अन्य। और नरोत्तम और तारा और जो ये दोनों जो थे वहाँ रावत साहब से अकेले बात करने का अवसर ढूंढ रहे थे। रावत उनकी ओर बढ़ आए। उसने तारा को निसंकोच बाह में ले लिया, जैसे उसकी अपनी बेटी या बहुत छोटी बहन हो, और बोल उठा, शाबाश बहादुर लड़की, खूब मुंह तोड़ा तोड़ा तुमने उस बेहूदी औरत का, मैं सब सुन चुका हूँ। यानी वह कहते हैं उसको एक बेटी की तरह या छोटी बहन की तरह उसको तारा को बाह में भरते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा सबक सिखाया उस औरत को, मैं सुन चुका हूँ, ऐसा कहता है। मित्तल तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वहाँ तो सीधी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जा पहुँची कि तुम्हें खा जाएगी। और देखो प्राइम मिनिस्टर की अक्ल अपने पीए से सक्सेना साहब को फ़ोन करवा दिया। यानी वह कहते कि वह तो प्राइम मिनिस्टर तक गई थी और प्राइम मिनिस्टर के पीए ने सक्सेना साहब को फ़ोन करवा दिया। सक्सेना साहब पीए का फ़ोन पाकर उल्टा चिढ़ गए। बेचारा मिनिस्टर हफ्ते भर से इंतज़ार में था कि पीएम के पॉलिसी के बारे में कुछ बात कर सके। यानी वह सक्सेना साहब जो थे पीए, वह कुछ बात कर सके और वह चिढ़ गया और वह चिढ़ने के बाद कुछ पॉलिसी की बात कर सके, ऐसे वह सोच रहा था। पीएम को मिनिस्टर की बात सुनने की फुर्सत नहीं पर सेवा भाई की बात सुनने की फुर्सत है। यानी उसको जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर को पीएम यानी पंतप्रधान की बात सुनने की फुर्सत नहीं है और वहाँ जो सेवा भाई है उसकी बात सुनने की फुर्सत है। ऐसा कर कर मिनिस्टर ने ही पीएम ने डांट दिया। उसने पीएम को डीओ लिख दिया, मिस सेवा भाई का मेरे विभाग के दफ्तर में आकर दखल देना उचित नहीं था। यानी उसने लिख दिया था कि मेरे दफ्तर में आकर सेवा भाई का दखल देना उचित नहीं था। ज़रूरत होने पर उन्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर भानुदत्त के मामले में सर्वथा न्यायोचित कार्रवाई की गई है। यानी वहाँ कहते हैं कि मेरे दफ्तर में आकर उसको दखल नहीं देनी चाहिए थी। जो भी कार्रवाई है वह सर्व न्यायोचित जो होगी, न्याय के अनुसार जो होगी, वहाँ कार्रवाई भानुदत्त के बारे में की जाएगी। पीएम को जब
जब सुविधा होगी उन्हें स्थिति समझा दी जाएगी। यानी जब पीएम को सुविधा होगी, समय होगा, तब उनको स्थिति बताई जाएगी। नरोत्तम ने तारा पर मजाक कसा, यह तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। यानी नरोत्तम कह रहा है मजाक की शोर में रावत साहब से कि यह तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थी। सिल्ली गर्ल्स, रावत ने डांटा, लड़की तो फिर लड़की, तुम्हारा इसमें क्या अपमान था। यानी वह सिल्ली गर्ल्स, यानी वह रावत साहब कहते हैं कि लड़की तो तुम लड़की ठहरी हो, डांटा और कहती कि लड़की तो फिर तुम लड़की, यानी तुम डर गई हो, तो इसमें क्या अपमान था, ऐसा वह कहते हैं। यह तो सरकार का अपमान था। सरकारी नौकरी करनी है तो याद रखो, तुम्हारी व्यक्तित्व कुछ नहीं। यानी वह कहते हैं कि रावत साहब की सरकारी नौकरी यदि करनी है तो तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ ही नहीं, यह तुम्हारा अपमान नहीं, यह सरकार का अपमान था। तुम तो भारत के राष्ट्रपति की प्रतिनिधि हो। अगर पॉलिसी के तौर पर मिनिस्टर उस बेईमान इंस्पेक्टर को बहाल भी कर देता तो डायरेक्टर तुम्हारी कार्य तत्परता, योग्यता और प्रशंसा का नोट तुम्हारी सर्विस बुक पर दे देता। यानी वह जो वह भ्रष्टाचार करने वाला वो था भानुदत्त, उसकी वह यदि काम करता, जो जो डायरेक्टर साहब है वह तुम्हारी सर्विस बुक पर तुम्हारी सब जो भी कार्य तत्परता है, जो भी योग्यता है, वह लिख देता। हम लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने नहीं देते। यानी वह जो यह कहते कि रावत साहब, हम जो लोग हैं वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने नहीं देते। सेक्शन असिस्टेंट ने सीता के लिए खबर रिपोर्ट दे दी थी, वह असिस्टेंट रिप्रेजेंट का काम ठीक नहीं कर पाती है। यानी वह सेक्शन असिस्टेंट जो था उसने सीता के लिए खबर रिपोर्ट कर दी थी कि वह असिस्टेंट डिस्पैचर का काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। यानी उसको काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती, दफ्तर में भी नियमित समय पर नहीं आती है, उसे 1 मास का नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया जाए। यानी सीता को एक माह तक बर्खास्त किया जाए, ऐसा कहा था। सीता के विरुद्ध उच्च श्रृंखलता की और भी शिकायतें थी, उसके कारण दफ्तर के 2 क्लर्कों में मारपीट हो चुकी थी। यानी सीता के कारण अन्य 2 लिपिकों में मारपीट हो चुकी थी। मिश्रा जी नहीं चाहते कि मिश्रा जी नहीं चाहते थे कि शरणार्थी लड़की बेरोजगार हो जाए। यानी मिश्रा जी नहीं चाहते कि जो शरणार्थी है वह लड़की बेरोजगार न हो जाए। लड़की को नौकरी करनी पड़ी है तो उसके परिवार की अवस्था ज़रूर दयनीय होगी। यानी वो मिश्रा साहब कहते हैं कि यदि उस नौकरी पर नौकरी करने का समय आया है, काम करने का समय आया है, रोजगार पाने का समय आया, तो ज़रूर उसके परिवार पर समस्या होगी, दयनीय व्यवस्था होगी, तभी वह नौकरी कर रही है, ऐसा मिश्रा साहब कहते हैं। और मिश्रा साहब का कहना है कि वह तो शरणार्थी है, ज़रूरत के लिए एक नौकरी कर रही है, तो उस पर अन्याय नहीं होना चाहिए। दफ्तर में 4 और भी शरणार्थी लड़कियां काम कर रही थी, वे बहुत संयम से रहती थी, जवानों की तरह सिगरेट और गप लगाने में समय नष्ट नहीं करती थी। यानी दफ्तर में और भी लड़कियां थी, वह काफ़ी संयम से, यानी अन्य अन्य लोगों के साथ वह गपशप नहीं करती थी, बात भी नहीं करती थी, सिगरेट भी नहीं पीती थी। उनका काम अपने साथ के क्लर्कों से अधिक अच्छा था। यानी जो अन्य जो लड़कियां थी उनका काम अन्य लिपिकों से बहुत अच्छा था। मिश्रा जी को आशा थी यह लड़की भी ध्यान दे दे तो काम काम कर सकती। यानी मिश्रा जी की आशा थी सीता भी उनकी तरह ही काम कर सकती थी ध्यान देकर। मिश्रा जी लड़की से स्वयं क्या बात करते, उन्होंने तारापुरी को मामला बताकर अनुरोध किया, तुम लड़की को समझा सको तो उसकी नौकरी क्यों जाए। यानी वह डायरेक्टर मिश्रा साहब ने तारा को बताया कि तुम उस सीता को समझाओ और उसकी नौकरी क्यों जाएगी। उन्होंने सेक्शन असिस्टेंट को फ़ोन कर दिया था, सीता से कहा दो मिस तारापुरी से बात कर ले। यानी वह सेक्शन असिस्टेंट को फ़ोन कर कहा कि मिस तारा को कहो कि सीता से बात कर ले। सीता सीता तारा के कमरे में आई तो तारा काम में बहुत ही डूबी हुई थी। यानी सीता तारा के कमरे में आई तो काम में बहुत डूबी थी। तारा ने पुराने परिचय के नाते पंजाबी में बात की, मरी तू मेरे घर कभी नहीं आई। यानी फिर तारा ने पुराने ढंग से पंजाबी में बात की, मरी तू मेरे घर कभी नहीं आई। खैर आज मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं है, दरियागंज जानती है, मेरे घर आना। यानी सीता कहती है तारा से, तू मेरा घर जानती है, दरियागंज जानती है, वहाँ तुम मेरे घर आना।
रात साथ साथ खाएंगे। उसने सीता को अपना पता समझा दिया और लिख लिख कर भी दिया। यानी तारा ने रात में भोजन करेंगे ऐसा कहकर उसका पता लिख दिया और बता भी दिया। सीता ने हामी भर ली, पर संध्या समय तारा के घर नहीं पहुंची। वह दूसरे दिन संध्या 8 बजे आई। यानी वह दूसरे दिन तारा के यहाँ नहीं पहुंची और दूसरे दिन वह संध्या 8 समय तारा के यहाँ गई। बहुत अच्छा अच्छा ओवरकोट पहनी थी। तारा ने उसे अपनेपन से पूछा, मरी तू कल क्यों नहीं आई? यानी वह उस दिन नहीं आई और दूसरे दिन 8 बजे आई। फिर वह तारा ने पूछा कि मरी तुम उस दिन कल क्यों नहीं आई? बहन जी कल सिनेमा चली गई थी। यानी वह कह रही कि बहन जी कल मैं सिनेमा गई थी। तारा उसकी ओर देखकर चुप रह गई। कुछ पल सोचकर पूछा, तू कपड़ों पर इतना खर्च करती है, सिनेमा जाती है, खर्च कैसे चलता है? यानी वह तारा तारा कहती है सीता को कि तुमने कपड़े भी अच्छे पहने हैं, कपड़ों पर इतना पैसा खर्च करती हो, सिनेमा भी जाती हो, तो खर्चा कैसा चलाती हो? ऐसा वे कहती है। हमें आपकी तरह जोड़ने की फिक्र तो है नहीं। आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, पर आपने कपड़े देखिए, बुढ़िया बनी रहती है। सीता ने पुराने परिचय के अधिकार से मजाक कर लिया। यानी पुराना परिचय था तारा और सीता का, तो सीता ने भी मजाकिए स्वर में कहा, हमें तो पैसे आपकी तरह पैसे जोड़ने की या पैसे बचाने की फिक्र नहीं है। आपको तो तनख्वाह अच्छी खासी मिलती है, फिर भी पुराने ढंग के पर कपड़े पहनते हो, बूढ़ी से एक वृद्ध की तरह दिखती हो। ऐसा वह मजाकिया स्वर में कह रही है। तारा ने फिर भी स्नेह से बात की, मरी जोड़ न सही, पर 100 रुपये क्या बनता है? माँ आप भी कहीं काम करती है। यानी वह कहती है कि जोड़ न सही, फिर भी माँ जो है आप भी कहीं ना कहीं काम करती है, यह बात ध्यान रखनी चाहिए। सीता ने गर्दन झुकाकर स्वीकार कर दिया, मैंने तो माँ से बहुत कहा क्या ज़रूरत है, पर वह मानती ही नहीं। यानी सीता ने गर्दन झुकाकर कहा, मैंने माँ से बहुत बार कहा कि ज़रूरत क्या है, पैसे चाहिए क्या, लेकिन माँ कुछ कहती ही नहीं। तूने तूने कितने सूट बनवा लिए हैं? हाय तेरे कांटे कितने प्यारे हैं, कितने में लिए हैं? यानी वह कहती है कि तूने कितने सूट कितने कपड़े बनवा लिए, तेरे जो कांटे हैं वह कितने प्यारे हैं, कितने में लिए? ऐसे पूछती है। प्रेजेंट है, सीता ने ठुमक कर मुस्कुरा दिया। यानी वह कहती कि प्रेजेंट है, मुस्कुराकर कह दिया। मालूम होता है तू बहुत कपड़े बनवाती है, सिनेमा जाती है, इतना पैसा कहाँ पा जाती है? यानी वह तारा कहती है कि तू सिनेमा देखने जाती है, अच्छे कपड़े खरीदती है, तो इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आता है? सब हो जाता है, सीता ने बेपरवाही से कहा। जब उसे देना होता है तो आलो कोनों में पड़ा मिलने लगता है। यानी वो सीता कहती है कि सब हो जाता है, जब जब उसको देना होता है तो जब कोई भी कोनों में पड़ा हुआ भी मिलने लगता है। ऐसा वे कहती है। क्या तुम्हारे मकान में मुसलमान सोना दबा हुआ छोड़ गए थे? बड़ी किस्मत वाली है। तारा कहती है कि तुम्हारे मकान में मुसलमान जो थे वह सोना छोड़कर गए थे क्या? तू तो किस्मत वाली है। तारा ने अनुमान प्रकट किया, कई लोगों को इस प्रकार काफ़ी सोना गड़ा हुआ मिल जाने की बातें सुनाई जाती थी। यानी वह भागदौड़ के समय जो भी लोग है, विभाजन हुआ था, जीने का ही प्रश्न था, जिंदा रहने का ही प्रश्न था, तो साथ की जो भी जमा पूंजी है, जो भी सोना है, वह घर में गाड़ कर ही जाते थे। ऐसी वह बातें सुनाई देती थी। लोग कहते थे यही तो भगवान की माया है, किसी की जमा छीन ली, किसी की झोली भर दी। नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान की माया है, भगवान का आशीर्वाद है, किसी की जमा पूंजी छीन ली और किसी की झोली भर दी। स्वाह मिट्टी धूल पत्थर, उनके सिर दिल्ली में पैसे की कमी है। यानी वह कहते हैं कि उनके पास तो दिल्ली में पैसे की कमी है, जो जितना खर्चता है उसे मिलता है, कोई लाहौर थोड़ी ही है। सीता मटक मटक कर शेखी से बात कर रही थी, उसने समीप ही खिड़की से गली में झाँक कर देख लिया। यानी उसने बातें करते करते हुए झाँक कर गली में देखा। तारा कुछ पल चुप रही। सीता का हाथ पकड़ कर उसे सोफा पर अपने साथ बैठा कर पूछा। यानी तारा चुप थी और सीता को हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। तू इतना खर्च करती है तो माँ नहीं कुछ कहती? मैं क्या माँ से मांगती हूँ? यानी वह कहती है कि तू जो है इतना खर्च करती हो तो तेरी माँ कुछ नहीं कहती है? तो फिर वह सीता कहती कि मैं माँ से थोड़ी ही मांगती हूँ। तारा विस्मित थी, लड़की कितनी
कितनी मुँह मुँह जोड़ और उछल हो गई है। यानी वह कितनी मुँह तोड़ जवाब दे रही है और एक उछलन जैसी बातें कर रही है। मन में आया धक्का देकर कह दे, जा मर पड़े, मुझे क्या। लेकिन मिश्रा जी ने समझाने के लिए कहा था। तारा को ख्याल आया कि इसको बाहर निकाल कर मर जा, ऐसा कहकर निकाल दे, लेकिन मिश्रा जी ने कहा था कि इसको समझाए। उसे याद आया गली में भी बीरसिंह और मेवाराम ने कुछ ताक झाक तो करती थी, पर तब डरती थी। अब डर नहीं रहा, इसका क्या बनेगा। यानी वह कहती कि उसके लाहौर में जब भी वह ताक झाक करती थी तो वो डरती थी बात करने से, लेकिन आप क्यों नहीं डर रही है, ऐसा वह तारा सोच रही है। तारा ने मन की ग्लानि दबा कर बात की, मुझे मालूम है तेरी शिकायत आई है। यानी तारा कहती है कि मुझे मालूम है कि तेरी ऑफिस में शिकायत आई है। मिश्रा जी कह रहे थे तू शायद दफ्तर में काम नहीं करना चाहती। यानी मिश्रा जी कह रहे थे कि तू शायद दफ्तर में काम नहीं करना चाहती थी, तेरी शिकायत आई है। वह मरा खैराती लाल लाल खामोखा मेरे पीछे पड़ा है। यानी वह कहती है कि वह जो खैराती लाल है वह मेरे पीछे खाम पड़ा है। आखिर तेरे पीछे क्यों पड़ा है। यानी तारा कहती है कि आखिर तेरे पीछे क्यों पड़ा है। वह समझाता है मैं उसकी नौकर हूँ। यानी वह जो खैराती लाल जो है वह कहता है कि मैं उसकी नौकर हूँ। उसकी नौकरी का क्या मतलब। शिकायत तो है कि तू दफ्तर का काम ठीक नहीं करती। यानी तारा कहती कि उसकी नौकरी का क्या मतलब, शिकायत तुझसे दफ्तर का काम ठीक नहीं करती यह है। मुझसे जितना होता है करती हूँ, सब करती तो हूँ। यानी सीता कहती कि मुझसे जितना काम होता है उतना मैं करती हूँ, सब करती तो हूँ। नौकरी छूट जाएगी तो क्या करेगी। फिर तारा कहती कि तेरी नौकरी चली जाएगी, छूट जाएगी तो क्या करेगी। वाह, मुझे बड़ी परवाह है, नौकरी मुझे मिली जाएगी, 150 की मिल रही है, वहाँ मैं टाइम भी सीख लूँगी। यानी वह कहती है कि वहाँ मुझे नौकरी की परवाह है, नौकरी मुझे मिल ही जाएगी, 150 की मिल रही है, वहाँ टाइप टाइप भी सीख लूँगी, यानी टाइप करना भी सीख लूँगी। 150 मुझे किस बात के मिल जाएंगे। तारा ने ज़रा रुखाई से पूछा। यानी तारा ने रुखाई से पूछा कि 150 रुपये मुझे किस बात के मिल जाएंगे तुझे। क्यों, मुझे खुद कहा है, उन्होंने कई बार कहा है। यानी वो कहती कि मुझे खुद कहा है, उन्होंने कई बार कहा है। ऐसा है तो ऐसा है तो वेदों और सत्या को भी वहाँ की नौकरी दिला दे। यानी वह कहती है कि ऐसा है तो जो वेदों और सत्या जो है उनको भी वहाँ नौकरी दिलवा दे। स्वाह, थोड़ी सी वे अपनी शक्लें तो देखे। यानी वो सीता कहती कि वह अपनी शक्लें तो देखे। तारा गंभीर हो गई। सीता, यह ढंग ठीक नहीं है, यह तूने क्या शुरू किया है। यानी तारा कह रही है गंभीर होकर, जो तू जो कर रही है वह ठीक नहीं है, यह तू क्या कर रही है, ऐसा उसको तारा समझा रही है। तुझे कुछ लिहाज शर्म नहीं रही। यानी वह तारा सीता को कह रही कि तुझे कुछ लिहाज कुछ शर्म नहीं रही। क्या किया है मैंने, क्या ज़रा हंसे खेले भी नहीं। यानी वह सीता कहती कि क्या किया है मैंने, क्या ज़रा हंसे खेले भी नहीं। यह हंसना खेलना है। तारा ने अधिकार से डांटा। लोगों से प्रेजेंट लेना, उनके पैसे पर मौज उड़ाना हंसी खेल है। यानी तारा डांटती हुई कहती है कि लोगों के पैसे लेना, उस पर मौज उड़ाना, यह हंसी खेल ही है। मैंने क्या। सीता अकड़ गई। मैं हंसती खेलती हूँ, तुम्हें जलन होती है, तुमसे कुछ मांगती हूँ। यानी सीता कहती है कि सीता अकड़ कर कहती मैं हंसती खेलती हूँ, क्या तुम्हें जलन होती है मुझे देखकर, क्या मैंने तुम्हें पैसे मांगे, ऐसे वह सीता कर रही है। तारा मन ही मन जल गई थी, परंतु लड़की को गुस्ताखी न करने देने के लिए अपने आप को संभल कर बोली बोली यानी वह लड़की को समझाना था और उसको गुस्ताखी करने से अपने आप का गुस्सा दबाकर तारा उसको समझाने लगी। बहना, मुझे जलन क्यों होगी, तुझे उषा की तरह अपनी छोटी बहन बहन समझकर बात कर दी। यानी वह कहती है तारा, मैं जो तुझे अपनी मेरी जो छोटी बहन उषा थी उसकी तरह छोटी बहन समझकर बात कर रही हूँ। तुझे ज़रूरत हो तो मुझसे मांगने का तेरा हक है, पर यह देने वाले तेरे क्या लगते हैं। यानी वह तारा कहती है तुझे पैसों की ज़रूरत है तो तू मुझे मांग सकती है, मैं तुझे दूंगी, लेकिन ये अन्य लोगों से पैसे मांगने से क्या, उनका क्या अधिकार है कि वह तुम्हें पैसे दे। सीता तैश में उठकर खड़ी हो गई। यानी सीता ऐसी बातें सुनकर खड़ी हो गई। तुम्हें 300 की नौकरी दिला देने वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। यानी वह सीता जो है तारा को ही चढ़ाकर बोल रही कि तुम्हें 300 रुपये तनख्वाह की नौकरी देने वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। पहले अपनी खटिया के नीचे झाँक लो, तब दूसरों से बोलो। यानी वह तारा को कह रही है सीता, पहले खुद के गिरीबान में झाँक कर देखो और फिर खुद दूसरों के बारे में बोलो। ऐसा अपना ससुराल क्यों छोड़ आई हो, अपना रोब अपने दफ्तर में रखो। यानी वह कहती है सीता
तुम तुम्हारा ससुराल छोड़कर क्यों आई हो? अपना जो रोब है वह दफ्तर में रखो, यहाँ मेरे सामने नहीं। ऐसा वे बता रहे। सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं, मुझे नौकरी की कमी नहीं है। सीता बकती हुई चली गई। यानी सीता बकती हुई बातें करती हुई चली गई कि मुझे नौकरी की कमी नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खाती है, मैं तुम्हारी थोड़ी ही खाती हूँ, ऐसा वह कहती है। और सीता ऐसे बोलते बोलते मेरे पास नौकरी की कमी नहीं, ऐसे बोलते बोलते चली गई। तारा को बहुत ग्लानि अनुभव हुई। व्यर्थ में अपमान जताकर अपम जताकर अपमान कराया, यानी व्यर्थ ने अपमान जताकर आप अपमान बनाया। उसने उससे बात करके तो खुद झगड़े में पड़ने की आशंका थी, यानी सीता से बात करके खुद झगड़े में पड़ने की आशंका थी। कमबख्त को धूल धूल फाड़ने दो, मेरा क्या है, मुझ पर तोहमत लगा रही है। यानी वह कहती है तारा कि कमबख्त को धूल चाटने दो, मुझे क्या करना है, नुकसान उसका होगा, ऐसा वह कहती है। अ, कुछ लोग मेरे लिए भी बातें बनाते होंगे, सीता जैसी भी हो। स्त्री के लिए जब बात और शंका उठती है तो उसके नारीत्व के संबंध में ही। यानी वह कहती कि जब भी वह स्त्री के बारे में प्रश्न उठता है या शंका उठती है तो नारीत्व के संबंध में ही उठता है, ऐसा वे कहती है। क्योंकि सीता ने तारा को भी कहा था कि तुम्हें नौकरी देने वाले तुम्हारे क्यों हो, क्या लगते हैं, क्या अधिकार होता है उनका, और तुम्हें तो 300 की नौकरी दी है। यानी एक स्त्री होकर भी एक स्त्री के बारे में ऐसा विचार रखती है। कुछ स्त्रियां अपने नारीत्व के प्रति आशंका से बकती रहती है, कुछ उसी को हथियार जाल सौदा बनाए है। यानी कोई कुछ कुछ स्त्रियां अपने नारीत्व को आशंका से कांपती रहती है, और कोई जो स्त्री है वह अपने नारीत्व को जपने के लिए, नारीत्व को सही सलामत रखने के लिए वह कांपती है, डरती है। और कोई जो स्त्रियां है उसी नारीत्व को एक हथियार बनाती है, जाल सौदा बनाए रखती है, यानी एक हथियार बनाती है। तारा मन की झुंझलाहट मिटाने के लिए मर्सी के लिए आरंभ किया हुआ स्वेटर बुनने लगी। यानी तारा जो है मन में जो भी उलझन है वह हटने के लिए या सुलझाने के लिए जो मर्सी के लिए स्वेटर बुनना था वह बुनने लगी थी। मर्सी होती तो उससे ही कोई सार्थक निरर्थक बात करती, यानी मर्सी इस पास में होती तो कोई ना कोई बात करती थी। मर्सी रात की ड्यूटी पर थी। तारा ने खाना खा लिया और लि, लिहाफ में लिपट कर नींद में भूल जाने का यत्न करने लगी। यानी वह तार मर्सी की जो ड्यूटी थी वह रात की थी और तारा ने खाना खाकर सोने का प्रयास कर रही थी और जो भी बात हुई उसको भूलने का। बहुत देर में नींद आई। अगले दिन प्रातः उठते ही और फिर कई दिन तक सीता की बातें याद आती रही। यानी ऐसे ही बहुत दिनों तक सीता की जो बातें थी उसको याद आने लगी। समझदारी और काम में तत्परता के कारण दफ्तर में तारा का बहुत आदर था। यानी तारा के अंदर समझदारी और तत्परता थी, काम करने की जो वह ऊर्जा थी, एनर्जी थी, उत्सुकता थी, वह सब कुछ देखकर दफ्तर में, ऑफिस में तारा का आदर होने लगा। उसे काम में उत्साह भी अनुभव होता था। मर्सी उससे बहुत आत्मीयता मानने लगी थी। यानी वह एक काम करने में, ऑफिस में उत्साहपूर्ण काम करती थी, उत्साह अनुभव होना था, पूरे जोश से काम करती थी। मर्सी भी उससे खुश थी और मर्सी भी तारा से आत्मीयता मानने लगी थी। कभी लाड़ में तारा का सादगी से बांधा हुआ जूड़ा खोलकर अपने अपने शौक से नए फैशन का बांध देती। यानी कभी वह तारा जिस प्रकार वह बालों का जूड़ा बांधती थी वह तारा ने बांधा तो कभी वह फैशन छोड़कर फैशन का बांध देती थी। मर्सी बाजार साथ ले जाते समय तारा को जबरदस्ती पकड़कर उसके ऊँ ऊँ करते रहने पर भी लिपस्टिक लगा लेती। यानी तारा को वह मेकअप करवा देती थी बाहर जाते समय। तारा पोंछ डालती तो भी कुछ लाली बनी ही रहती। यानी तारा वो लिपस्टिक मिटा डालती फिर भी वह होठों पर लाली बनी ही रहती थी। मर्सी और भी प्रसन्न हो जाती। हाय कितनी नेचुरल, स्वाभाविक लग रही है। वह उसके लिए एक हल्के रंग की लिपस्टिक खरीद लाई थी। यानी वह लिपस्टिक मिटा देने के बाद भी कितनी नेचुरल, यानी नैसर्गिक, स्वाभाविक, तो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा वह कहती। और एक हल्के रंग की जो है वह उसने मर्सी ने तारा के लिए लिपस्टिक लाई थी। तारा मर्सी के सामने हंसकर कह देती, इस जंजाल में फंसने से लाभ क्या। यानी तारा कहती कि इस जंजाल से, यानी मेकअप, लिपस्टिक यह लगाने से लाभ क्या है। मन में कई कई चुटकियाँ ताज़ी हो जाती 14-15 की होते ही गली मोहल्ले की स्त्रियाँ उसे सराहने लगी थी। यानी वो कहती है कि इसकी चुटकियाँ ताज़ी हुई 15-16 वर्ष की थी तब से मुझे स्त्रियाँ जो हैं सराहने लगी थी। इसी भरोसे माँ और ताई ने उसे आमिर घर में ब्याह
देने की आशा बांध ली थी। यानी जो अन्य लोग सराह रहे, इसीलिए हम मेरे घर वाले ने, जो उसकी माँ और उसके ताई ने बड़े घर में विवाह करने के लिए आशा बांध ली थी, आशा पकड़ ली थी। इसलिए सोमराज उसे एक बार में देखकर ही विवाह के लिए तैयार हो गया था। यानी जो सोमराज था, एक बार देखते ही उसको ब्याह करने के लिए तैयार हो गया था। असद भी कहता था मुस्कुराकर, चितवन से देख लेती हो तो तुम्हारे दिल की अच्छाई तो तुम्हारा चेहरा ही बता देता है। यानी वो असद जो है, असद भी कहता था, मुस्कुराकर कहता था, यदि हम तुम्हारे चेहरे पर देखते हैं तो तुम्हारी अच्छाई जो है, वह अंतर मन की अच्छाई वह तुम्हारे चेहरे पर झलकती है, ऐसा वह असद कहता है। वह उसकी ओर देखकर गर्व से गदगद हो जाती जाती थी। तारा उन झगड़ों को याद नहीं करना चाहती थी। इन सब बातों का प्रयोजन क्या था? यानी तारा जो भी बातें बीत गई है उसको आप दोहराना नहीं चाहती, याद नहीं करना चाहती है, और याद भी करते तो उसको फायदा क्या, उसको प्रयोजन क्या था? सन 1949 का फरवरी था। बसंत की हवाएं नए पल्लवों को जगह देने के लिए वृक्षों से पुराने पत्ते झाड़ रही थी। यानी बसंत माह का फरवरी 1949 का फरवरी माह प्रारंभ था। फरवरी माह में बसंत ऋतु का आगमन हुआ था, और जो पेड़ पौधे थे वह उन पर पुराने पत्ते गिरकर नए पत्तों का आगमन हुआ था, नई टहनियों का आगमन हुआ था, और ये पेड़ पौधे एक झूम रहे थे। दिल्ली की चौड़ी सुथरी सड़कों पर सूखे पत्तों के बगलों उड़ने लगे थे। यानी जो पेड़ पौधे के जो पत्ते गिरकर नीचे गिरे थे और वो सूख गए थे, और वो हवाओं के साथ उड़ रहे थे। जाड़े के पांव उखड़ रहे थे। जाड़ा जाते जाते अंतिम चुटकियाँ ले रहा था। यानी जाड़ा जा रहा था, और जाते जाते अंतिम जो वह था, वह जाड़ा बढ़ गया था। युवतियों ने अब जाड़ा कहाँ है कह सकने का अवसर पाते ही उनकी सुगंधता को छुपाए रखने वाले ढीले भारी गर्म कोटों को अगले जाड़े तक के लिए खुटियों पर फांसी दे दी थी। यानी वो हम जाड़ा खत्म वाले हो, तो कई लोगों ने, कई लड़कियों ने अपनी जो गर्म कोट है उसको रख कर एक खुटियों पर टंग कर रखा दिया था। उन्हें हवा से रोंगटे खड़े हो जाने की भी चिंता न थी। यानी इस हवा, बसंती हवा से अन्य वह सर्दी बढ़ जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी, इसकी कोई उसको चिंता नहीं थी। सरकार के सहायता और पुनर्निवास विभाग में अस्थायी नौकरी पाए लोगों के रोंगटे दूसरे कारण से भी खड़े हो रहे थे। यानी सरकारी विभाग में पुनर्वास के तौर पर अस्थायी, यानी कुछ टेम्पररी नौकरी पाने के लिए उनके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। विभाग के मंत्री ने आदेश दिया था कि 31 मार्च की संध्या दिल्ली में मुफ्त राशन पाने वाले 40,000 शरणार्थियों से भरे किश्तवाड़ कैंप और 10 लाख शरणार्थियों से भरे देश भर के सभी कैंपों को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी वह सरकार ने घोषणा की थी कि 31 मार्च की संध्या तक जो भी दिल्ली में कैंप है वह कैंप समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसे सरकार ने आदेश दिया था। इसीलिए वहाँ रोंगटे खड़े हो गए थे, और वह उनके ही जो शरणार्थी की सेवा के लिए भी वह टेम्पररी भर्ती रही थी। मंत्री ने सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार रोजी चाहने वाले लोगों के लिए किसी न किसी प्रकार के धंधे बसने के लिए, मकान या भूमि व्यवसाय आरंभ कर सकने के लिए कुछ कर्जे का भी प्रबंध करेगी। यानी वह सरकार ने यह भी आदेश निकाला था कि जो शरणार्थी कुछ खुद का व्यवसाय करने के लिए, या घर भूमि जो व्यवसाय पाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए सरकार जो है कर्जे का भी इंतजाम करेगी, ऐसा आदेश दिया था। 31 मार्च की संध्या के बाद मुफ्त राशन किसी को नहीं दिया जाएगा। सितंबर 28 में शरणार्थियों को 6 मास की अवधि में मार्च 31 से पूर्व अन्यत्र प्रबंध कर लेने के लिए कह दिया था। यानी सितंबर माह में वह घोषणा की, और उन्होंने 31 मार्च से पूर्व अन्य व्यवस्था करने के लिए फरमान दिया था, आदेश दिया था। सहायता और पुनर्वास विभाग में नौकरी पाने लोगों को आशंका थी कि कैंपों की समाप्ति विभाग की समाप्ति का भी आरंभ है। यानी सहायता और पुनर्वास विभाग में जो भी नौकरी कर रहे थे उनको शंका थी कि जो कैंप खत्म हुआ तो हमें भी जो टेम्पररी लिया है हमारी भी नौकरी समाप्त हो जाएगी, ऐसी उनके भी मन में शंका थी। वे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कैंपों के 10 लाख शरणार्थियों के अतिरिक्त दूसरे शरणार्थी भी मंत्री की इस आज्ञा का विरोध कर रहे थे। यानी जो अन्य लोग जो थे नौकरी वाले, वह भी विरोध कर रहे थे। राज्य सरकारों का आशंका थी कि केंद्र द्वारा यह उत्तरदायित्व छोड़ देने पर
उनके राज्यों के कैंप में बैठे शरणार्थियों का बोझ स्वयं उन पर ही पड़ जाएगा। यानी राज्य सरकार का भी यह राज्य सरकार भी यह सोच रही थी, केंद्र सरकार यदि शरणार्थियों की मदद नहीं करेगी तो उन शरणार्थियों की व्यवस्था करना या सेवा करने की जो बात है वह राज्य सरकार पर पड़ जाएगी। इसलिए राज्य सरकार भी यह सोच रहे थे। बेरोजगार, बेघर-बार और दुस्साहसी हो चुके भूख से व्याकुल लोग जाने क्या उत्पाद खड़ा कर दे। यानी वहाँ पर जो बेरोजगार है, बेघर है, भूखे है, भूख से व्याकुल है, ऐसे लोग खुद का व्यवसाय या खुद का रोजगार कैसे उत्पन्न करेंगे, यह भी प्रश्न था। राज्य सरकारें भी यह आज्ञा स्थगित कर दिए जाने के पक्ष में थी। यानी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से यह जो कैंप समाप्त करने का थी, इसके विरुद्ध में थे। सहायता और पुनर्वास विभाग के मंत्री की आज्ञा के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। यानी सहायता करने वाला का जो विभाग था उसके विरुद्ध में पूरे लोगों में विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। इस विरोध में अनेक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए थे। यानी उसके पास जो इस मामले में जो बहुत से जो लोग हैं वह प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए थे। कुमारी सेवा भाई भी मंत्री का निर्णय स्थगित करा सकने का प्रयत्न कर रही थी। यानी जो कुमारी सेवा भाई है वह भी मंत्री का जो निर्णय है वह स्थगित करने के लिए प्रयास कर रही थी। सहायता और पुनर्वास विभाग के दफ्तर में इस परिस्थिति के संबंध में अनुमान और बहस चलती थी। यानी वो सहायता और पुनर्वास विभाग में भी इस पर चर्चा होती थी। कुछ दिन पहले तारा ने इस विषय में क्लब में भी कुछ चर्चा सुनी थी। यानी तारा ने क्लब में भी इसके बारे में कुछ चर्चा सुनी थी। एक बहुत बड़े ठेकेदार रावत को समझा रहे थे। रावत शरणार्थियों को मुफ्त राशन देते रहने के लिए प्रतिदिन 10 लाख रुपए का खर्चा जारी रखने का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वहाँ जो हर दिन जो शरणार्थी को जो सेवा है मुफ्त में राशन भोजन देने का है, उस पर हर रोज जो है 10 लाख खर्चा होता था और वह देने के लिए तैयार नहीं थे। बोले यह 10 लाख कौन दे रहा है। यानी वह बोल रहे कि जो हर रोज का 10 लाख खर्चा है वह कौन दे रहा है। इसकी वजह से हमारी सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की योजनाएं डूब रही। यानी सब कुछ जो शरणार्थियों पर हर रोज का 10 लाख खर्चा दे देंगे, जो अन्य जो योजना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुधार है या अन्य सिंचाई है खेतों के लिए, उनका नुकसान हो रहा है, ऐसा वे कर रहे। लोगों को ठिठले बैठा कर प्रतिदिन 10 लाख खर्चा करते रहना क्या अक्लमंदी है। यानी हर रोज जो लोगों को खाना 10 लाख की सेवा देना, ये कोई सी अक्लमंदी की बात है, ऐसा वे कहते हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार पर या उत्पादन में लगाने के लिए 200 करोड़ खर्च कर सकते हैं। यानी वह कह रहे हैं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए या उत्पाद निर्माण करा कर देने के लिए, खुद उसको कमाने योग्य बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। उसने देश को कल तो लाभ होगा, इतने समय तक भी मुफ्त राशन बांटना भूल थी। यानी वह कहते हैं कि जो उत्पाद निर्माण करके देते तो उसको भविष्य में देश का लाभ होगा, लेकिन मुफ्त में इतने समय तक देश राशन बांटा यह भूल थी। बहुत से लोग इन कैंपों में वर्ष भर से पड़े हैं। वे दिन भर क्या करते हैं, मैंने सुना है वे लोग सिनेमा के सब शो देखते हैं। यानी वह कह रहे कि कोई लोग वर्ष भर से कैंप में बैठकर वैसे ही भोजन मुफ्त में कर रहे हैं, और कोई तो है सिनेमा के शो देखते हैं और कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। रोजगार भी चलाए हैं, जुआ खेलते हैं, पर मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है। यानी वह कहती कि वो रोजगार भी कर पाते हैं, जुआ भी खेलते हैं। यानी आपके जो भी ऐश आराम की ज़िंदगी है वह भी जीते हैं, पैसा भी कमाते हैं और मुफ्त भी भोजन करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। यह अजीब बात है कि पैदावार करने वाले किसान 3-4 आने रोज में निर्वाह करे और टैक्स दे मुफ्त खाने वालों पर हम 1 रुपया रोज़ खर्चे। यानी वह कह रहे हैं कि जो किसान है पूरे देश के लिए अन्न निर्माण करता है, वह जो है वह रोज़ वह निर्वाह करता है और वही भूखा मर रहा है। इतना ही नहीं, वह टैक्स भर रहा है और यहाँ जो है वह मुफ्त में 1 रुपया रोज़ के लिए हम खर्च कर रहे हैं। और
तारा रावत की बात से सहमत थी, यानी तारा ने रावत की बात सुनी थी और वह सहमत थी। 300 मासिक की नौकरी हाथ से चली जाने की आशंका के बावजूद वह विभाग के मंत्री की आज्ञा पूर्ण करने के प्रयत्न में साथ देना चाहती थी। यानी तो वह कैंप समाप्त हो जाने के बाद तारा की नौकरी भी जाने वाली थी 300 रुपये मास की, लेकिन तारा जो है वह जो उस विभाग का जो मंत्री है उसका आज्ञा का पालन करने के लिए वह भी प्रयत्नरत थी। दफ्तर में अस्थायी नौकरी पाए बहुत से लोग उससे असंतुष्ट थे, यानी वो उस निर्णय से दफ्तर में अस्थायी नौकरी पाए हुए लोग जो थे वह असंतुष्ट थे। 5 मास पूर्व ही 21 मार्च को कैंप समाप्त कर दिए जाने का नोटिस दे दिया गया था, पर बहुत कम लोगों ने कैंप छोड़े थे। यानी 21 मार्च को ही 5 मास पूर्व ही आदेश दिया था कि 21 मार्च को कैंप समाप्त कर दिए जाए, लेकिन बहुत से लोगों ने कैंप नहीं छोड़ा था। सर्वसाधारण को विश्वास था कि कैंपों की समाप्ति की तिथि स्थगित कर दी जाएगी। यानी बहुत से लोगों ने अनुमान व्यक्त किया था कि कैंपों की जो स्थिति है समाप्त करने की जो तिथि है वह स्थगित कर दी जाएगी। बहुत से कांग्रेसी नेता और कुमारी सेवाभाई भी उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, यानी बहुत से नेता भी कैंप जो है वह बना रहे इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। मार्च के पहले सप्ताह में शरणार्थियों ने कैंप तोड़े जाने की तिथि स्थगित कर देने के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया था, पर सहायता और पुनर्वास विभाग के मंत्री अपने निर्णय में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी बहुत से लोगों ने जो कैंप समाप्त करने की जो तिथि थी वह स्थगित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन जो पुनर्वास विभाग का जो मंत्री था वह परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे। शरणार्थियों पर सरकार के इस अत्याचार के विरुद्ध में कैंप की एक पुरानी कांग्रेसी समाज सेविका महिला ने अनशन आरंभ दिया था। यानी वहाँ पर जो वह कैंप समाप्त न करे इसके लिए उसने अनशन भी एक महिला ने प्रारंभ कर दिया था। महिला की मांग थी कि कैंपों को भंग करने की तिथि स्थगित की जाए और कैंपों को भंग करने से पूर्व कैंपों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों और इस विभाग में नौकरी पाए लोगों को अन्यत्र नौकरियां दी जाए। यानी जिसने वह अनशन किया था उसका मानना था कि कैंप जो समाप्त करने की तिथि है उसको स्थगित किया जाए, नहीं तो जो कैंप के इसमें रोजगार पाए हुए जो सैकड़ों कर्मचारी है, बहुत से कर्मचारी है, उनको किसी अन्यत्र विभाग में नौकरी दी जाए, लेकिन उनको नौकरी से घर न बिठाया जाए। ऐसा वे उसकी मांगे थी। महिला के अनशन से मंत्री की आज्ञा के विरुद्ध के आंदोलन को उत्तेजना मिली। यानी महिला ने अनशन किया और जो मंत्री की जो आज्ञा थी उसके विरुद्ध में उत्तेजना मिली। कैंप और नगर में भी सरकारी या आज्ञा के विरुद्ध में अनेक प्रदर्शन होने लगे। यानी कैंप के विरोध में जो सरकार की आज्ञा थी वह भी अनेक प्रदर्शन होने लगे थे। मंत्री को बर्खास्त कर दिए जाने के लिए नारे भी लगाए जाए, यानी वो जो मंत्री है आदेश स्थगित नहीं करता उसको भी पद से निकाल देने के लिए नारे लगाए गए, आंदोलन निकाले गए। आंदोलन के कारण सहायता और पुनर्वास विभाग के दफ्तर में भी वो बहुत उत्तेजना थी। यानी आंदोलन था तो जो सहायता और पुनर्वास विभाग था उसमें भी उत्तेजना थी, उसमें ही चर्चा थी। अफवाह थी कि प्रधानमंत्री विभाग के मंत्री के हट से असंतुष्ट थे। यानी अफवाह यह भी थी जो प्रधानमंत्री थे, जो विभाग का मंत्री था सहायता एवं पुनर्वास विभाग का, उससे मंत्री भी असंतुष्ट थे। उन्होंने मंत्री से अपने निर्णय पर अपनी दृष्टिकोण से पुनः विचार करने का अनुरोध किया था। यानी प्रधानमंत्री भी मंत्री को जो अपने विचार पर पुनः विचार करने के लिए अनुरोध किया था। पुनर्वास विभाग के मंत्री को संदेह था कि कैंप कर्मचारियों की सहायता के लिए कैंप में अनशन और प्रदर्शनों में सोए कैंप कर्मचारियों का भी हाथ है। यानी जो कैंप बंद करने के लिए जो अनशन किया है वह उसमें जो कैंप में काम करने वाले कर्मचारी है उसका ही हाथ था, उनकी भी सहायता थी। मंत्री ने विभाग के डायरेक्टर को आदेश दे दिया था कि कैंप कमांडर को बुलाकर नोटिस दे दिया जाए कि यदि कैंप में अनशन और प्रदर्शन 7 दिन में समाप्त नहीं हो जाएंगे तो कैंप के सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करके कैंप को सैनिक नियंत्रण में दे दिया जाएगा। यानी मंत्री ने दूसरा आदेश निकाला, जो कर्मचारी है उन्होंने वो कैंपों के जो कर्मचारी उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया तो वहाँ वो कैंप के जो कर्मचारी है उसको बर्खास्त करके कैंप की देखरेख के लिए, नियंत्रण के लिए उसको सैन्य दल में दिया जाएगा। ऐसा आदेश मंत्री ने निकाला। भविष्य की नीति के संबंध में उसके बाद
ही विचार किए जाएंगे, यानी भविष्य में क्या होगा उसके बाद ही विचार किए जाएंगे। दफ्तर के कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि मंत्री महोदय की सेवा दफ्तर के सब अस्थायी और शरणार्थी कर्मचारियों के हस्ताक्षरों से एक आवेदन पत्र अनशनकारी महिला की मांगों के समर्थन में भेजा जाए। यानी वहाँ पर दफ्तरों के कुछ लोगों का प्रस्ताव यह था कि जिस महिला ने अनशन किया है उसका समर्थन करते हुए सभी जो शरणार्थी कर्मचारी अस्थायी रूप से विभाग में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके मांगों का समर्थन करते हुए सभी के हस्ताक्षर दस्तखत कर मंत्री को एक पत्र भेजा जाए। कुछ क्लर्कों ने तारा से भी आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। तारा के इनकार करने पर वे तारा से तर्क करने लगे। यानी कुछ लिपिकों ने तारा को भी हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन तारा ने इनकार किया तो तारा को भी वह तर्क करके सुनाने लगे। तारा ने उत्तर दिया, इस विभाग और कैंप के बनाए जाने का प्रयोजन शरणार्थियों की समस्या को हल कर देना था। यानी तारा कह रही है यह जो विभाग सहायता एवं पुनर्वास विभाग की स्थापना हुई है, यह शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए हुआ था। यह विभाग और कैंप स्थायी तो होने नहीं चाहिए थे। यानी यह कैंप और जो यह विभाग है यह अस्थायी नहीं होने चाहिए थे। यदि कैंप और यह विभाग समस्या को हल नहीं कर सके तो यह सर्वथा उचित है कि सरकार दूसरा उपाय करे। यानी वह कहती कि यह कैंप और विभाग जो है यह हल नहीं हो सके तो सरकार कोई दूसरा उपाय करे, ऐसा वे कर रही है। मुझे यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि मैं अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए विभाग के कायम रखने जाने की मांग करूं या कोई मेरी नौकरी बनाए रखने के लिए अनशन करे। यानी वह तारा कहती कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं स्वीकार नहीं है कि मेरी नौकरी बनाए रखने के लिए कैंप और इस विभाग को बनाए रखने के लिए मेरे इस पर हस्ताक्षर करे। मुझको इसकी कोई ये नहीं है और कोई अनशन करे, मुझे कुछ नहीं है। तारा के इस तर्क से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने से डरने वाले कई दूसरे लोगों को भी बल मिल गया। यानी जो अन्य लोग जो थे वह हस्ताक्षर करने से डर रहे थे, उनको भी बल मिला। बहुत से लोग दफ्तर के कर्मचारियों में फूट डाल देने के कारण तारा से असंतुष्ट भी हो गए। यानी बहुत से लोग तारा के विचारों से असंतुष्ट हो गए, तारा का विरोध भी करने लगे। हवेली राम तारा को डायरेक्टर और अफसरों का खुशामदी कहकर उसके विरुद्ध नारे लगाने के लिए तैयार हो गया। यानी जो वह हवेली राम जो था वह डायरेक्टर और तारा और डायरेक्टर साहब मिले हुए ऐसा कहकर वह नारे भी लगा रहे थे। नरेंद्र चावला ने बड़ी कठिनाई से ऐसे लोगों को संयम रखने के लिए समझा कर रोका। यानी जो विरोध कर रहे उसको नरेंद्र चावला ने समझाकर धीरज रखने के लिए रोक रखा था। उसे विश्वास था कि तारा को तर्क से समझा लिया जा सकेगा। यानी उसको विश्वास था नरेंद्र चावला की तारा जो ऐसी बात नहीं मानेगी, उसको तर्क के साथ समझाया जा सकता है। तीसरे दिन नरेंद्र ने नाजिर का अंक लाकर तारा को पढ़ने के लिए दिया। यानी तीसरे दिन जो पूरी का जो नाजिर पत्र था वह निकल चुका था और वह तारा को पढ़ने के लिए दिया। नाजिर में कैंपों के तोड़ दिए जाने के विरोध में अनेक तर्कों सहित बहुत दर्द भरी अपीलें थी। यानी वह नाजिर पत्र में कैंपों को तोड़ देने के लिए बहुत से एक तर्कों सहित बहुत दर्द भरी अपीलें थी, आवेदन पत्र थे। तारा को उर्दू लिपि पढ़ने का कम अभ्यास था, केवल छपा हुआ ही पढ़ सकती थी। यानी तारा उर्दू नहीं जानती थी और उसको उर्दू पढ़ने का अभ्यास बहुत कम था। तारा को लेख की शैली बहुत अच्छी और अपरिचित लगी। यानी तारा को वह लेख की जो शैली थी वह एक अपरिचित और अच्छी नहीं लगी। लेख के तर्क से सहमत न होने पर भी पूरा पढ़ लिया। अंतः लेखक का नाम हस्ताक्षरों के रूप में देखकर शरीर सिहर उठा, जयपुरी। यानी वहाँ पर अंत में वह आर्टिकल लेख पढ़ने के बाद अंतिमतः जिसने लेखक का हस्ताक्षर और नाम पढ़ा तो एक सिहर उठी, उसका नाम था जयपुरी। तारा कुछ पल सन्नाटे में रह गई। याद आया हीरा सिंह ने कहा था पूरी जालंधर से अखबार निकाल रहा है। यानी उसको याद आया जो हीरा सिंह है उसने कहा था तारा से कि जो पूरी जो है वह जालंधर से अखबार निकाल रहा है। पत्र के प्रकाशन का स्थान देखने के लिए
पलटकर अंतिम पृष्ठ के नीचे देखा। संचालक संपादक जयपुरी, संपादक कनकपुरी, माई हीरागेट जालंधर। यानी उसने वह देखा और वह पत्र का जो पता जानने के लिए उस पर लिखा था पहले पृष्ठ पर जय संचालक एवं संपादक, तो जो था संचालक जिसका निर्माण करने वाला, संचालक करने वाला वह जयपुरी था प्रधान संपादक, और उसके साथ ही कनकपुरी यानी कनक जो थी पुरी की पत्नी थी, और उसके भाई हीरागढ़ जालंधर ऐसा उसका पता था। तारा का सिर घूम गया और याद आ गया, भाई के साथ ग्वाल मंडी गई थी। भाई ने कनक को संदेश देने के लिए उसके घर भेजा था। यानी वह कहती है कि मैं पुरी के साथ ग्वाली मंडी गई थी, तब वह भाई ने यानी जयपुरी ने कनक को संदेश भेजा था। वह रेस्तरां से आसद के साथ बाहर निकली तो भाई को कितना क्रोध आ गया था। यानी जब वह आसद के साथ रेस्तरां से कनक तारा जो बाहर निकली तो पुरी को कितना गुस्सा आया था। और टांगे में भाई से तकरार और दूसरे दिन भाई से उपमान पाकर सिर फोड़ देने में घटनाएं बिजली की कौंदे से सामने पड़े अखबार के पृष्ठ पर नाच गई। यानी वह जो कुछ भी बातें वह सब कुछ ये उसको याद आया उसके विवाह के बाद भाई के नैनीताल जाने की तैयारी थी। यानी वो तारा का विवाह हो जाने के बाद वह जयपुर जो था उसका तारा का भाई था, और उसको याद आया कि वह मेरा विवाह हो जाने के बाद नैनीताल गया था। तारा ने कल्पना की मेरे बन्नी हाथे तारा ने कल्पना की भाई मेरे बन्नी हाथे में जलकर मर जाने के समाचार से मुक्ति अनुभव कर नैनीताल गया होगा। यानी तारा ने कल्पना की कि मेरे मर जाने से मेरा भाई जो है वह मुझसे छुटकारा पाकर नैनीताल गया होगा। वहाँ कनक से विवाह कर लिया। उसमें परिवार को कई विरोध नहीं हुआ। यानी वह कहते हैं कि वहाँ नैनीताल जाके कनक से विवाह किया तो परिवार का विरोध उसको नहीं हुआ। याद आया, माँ तो लड़की के ब्राह्मण होने की बात से घबरा गई थी, पर भाई तो प्रगतिशील थे, ऐसे विरोध की क्या परवाह करती। यानी वो कहती कि उसके माँ ने विरोध किया था, माँ जो थी वह लड़की जो थी वह ब्राह्मण थी इसलिए विरोध किया, लेकिन भाई जो प्रगतिशील थे तो माँ के विरोध की परवाह क्यों करते। तारा ने अखबार को लपेट कर एक ओर रख दिया। यानी तारा ने अखबार पढ़ा और एक ओर दूसरी ओर रखा। तारा का मन विक्षिप्त हो गया था, काम में ध्यान लगा सकना संभव नहीं रहा। यानी तारा का मन विचलित हो गया और वह तारा का जो ध्यान था वह काम में नहीं लग रहा था। 4 बज रहे थे। वह मेज पर कोहनियाँ टिकाए एक कागज पर नीली पेंसिल से गोल गोल वृत्त बनाती और उन्हें काटती जा रही थी। यानी वह मेज पर बैठे बैठे वह नीली पेंसिल से गोल गोल वृत्त बनाती थी और मिटा देती थी, काटती थी। आहट सुनकर सिर उठकर देखा, नरेंद्र चावला एक फाइल लिए कमरे में आया। यानी आहट हुई कि देखा तो जो नरेंद्र चावला जो है वह एक फाइल लेकर उसके सामने आया। तारा ने नाजिर उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। यानी तारा ने नाजिर जो पत्र था वह उसकी ओर दे दिया। नरेंद्र के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान थी। बहन जी, अच्छा ही हुआ हम लोगों ने आवेदन पत्र नहीं भेजा। यानी वह कहते हैं कि नरेंद्र कि बहन जी, अच्छा हुआ हम लोगों ने आवेदन पत्र नहीं भेजा। कैंप कमांडर ने अनशन बिना किसी शर्त के समाप्त करवा दिया है। यानी वह कैंप कमांडर जो था उसने जो भी अनशन किया था वह किसी शर्त के समाप्त किया है, ऐसा वे कहते हैं। यहाँ से जो 8वां भाग है उपन्यास का यह प्रारंभ होता है। पुरी ने अदालती विवाह के लिए दिल्ली जाने से पहले ही, यानी यहाँ तक हम रुकते हैं और इसके आगे का भाग कल के वीडियो में देखते हैं। यहाँ से हमारा जो 7वां उपन्यास का भाग है वह समाप्त होता है और यहाँ से उपन्यास का 8वां भाग प्रारंभ होता है। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।